पहलगाम में वो चुन चुन के मारा था, कहा गया था जाओ बता दो अपने आकाओं को, इस तरीके का उनका भाव था वो आतंकवादियों का। आधुनिक तकनीक के जरिए भी बहुत सारी चीजें तय होती हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ये चुनौती हो सकती है कि उस तकनीक का हम कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके पाकिस्तान को परास्त कर सकते हैं। भारत हमेशा से लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की वकालत करता रहा है और कर रहा है और करेगा। ये उसका एक रचनात्मक संदेश है। पाकिस्तान को इस बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी कि इस बार जो है पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो आतंकवाद को समर्थन देना, उसको पालना पोसना स्थायी तौर पे बंद कर। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। मित्रों, पहलगाम हमले के 15 दिनों के बाद, पहलगाम में जो आतंकवादी अटैक हुआ था उसके 15 दिनों के बाद अंततः भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी है। पाक अधिकृत कश्मीर और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे कुछ अंदर घुसकर भी भारत ने एक बहुत जबरदस्त स्ट्राइक की है, जिसमें 9 आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर अटैक किया गया है और लगभग सारे के सारे जो ठिकाने थे वो नेस्ता नाबूद हो गए। हमारी जो सेना है, हम कहते हैं कि जय हिंद की सेना, वो सेना जो हमारा वायु अमला है, उनके जाबाज जो हमारे सिपाही हैं, अफसर हैं, जो वे घुसे हैं और ने घुसकर एक जबरदस्त अटैक किया है, जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। और ये जो अटैक के बाद सूचनाएं निकल कर आई, इसमें 100 के लगभग आतंकवादी मारे गए हैं और बेहद बेहद खूबसूरती से निशाना बिल्कुल ऐसा साधा गया है। ना तो कुछ जो घने इलाके आबादी है वहां भी सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल वो स्ट्राइक आतंकवादी जो अड्डे रहे हैं, आतंकवाद को पनाह देने वाले जो लोग हैं, उस पर स्ट्राइक हुई है। और उसके बाद से देश में निश्चित तौर पर एक जो भारत पूरा उम्मीद कर रहा था, भारत पूरी तरीके से कहीं निगाह लगाए बैठा था, वो मुरीद, उसकी जो मन की मुराद है वो पूरी हुई है। लेकिन अब पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है बुरी तरीके से, और बहुत सारे जो जैसा रहता है पाकिस्तान, जिस तरीके से पेश आता है वो अपने तरीके से पेश आ रहा है। हमने एक संदेश दे दिया है, पहली स्ट्राइक करके संदेश दे दिया है, बता दिया है कि हमारा मंतव्य, हमारा लड़ाई है किस बात से, आतंकवाद से लड़ाई है, वही कुछ किया गया है। तो अब ये जो कुछ हुआ है इसके क्या कुछ रिपरकशंस होने वाले हैं, भारत पूरी तरह से तैयार है। आज देश में जब मैं ये रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूं तो कुछ देर बाद शाम को जो हम और तैयारियां हैं, हमारी मॉक ड्रिल है वो भी होने वाली है, और देश में बैठकों का सिलसिला निरंतर चल रहा है। जो हमारी सरकार है वो लगी हुई है, जो उम्मीद है कि अब ये जो किया गया है इसके बाद पाकिस्तान खामोश तो बैठने वाला नहीं है। वो जो जैसा गीदड़ भभकियां देता है और जो घात लगाता है, जो पीठ पर वार करता है, छुरा भोंकता है, तो क्या कुछ हो सकता है, तमाम चीजें। लेकिन ये जो पहली हमारी जो पहल हमने की है, इसके बाद क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, क्या कुछ हो सकता है, इन्हीं सब मसलों, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चलेंगे एक बहुत खास मेहमान के पास। जोड़ता हूं, पहले में जुड़ गए, हमारे साथ हैं राजेश बादल जी। राजेश सर, बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी को आप हमारे दर्शक जानते हैं, 4.5 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव, और बहुत सारे आपने युद्ध के जो 1971 का जो दौर था युद्ध का, उसको भी आप जाना है, देखा है आप, उसके बारे में भी, और विदेश नीति के बारे में लिखते हैं। ऐसे राजेश बादल जी। राजेश जी, बहुत बहुत पुनः स्वागत। और मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, इसे लेकर पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप इसमें सारा कुछ देखते हैं, क्या पाते हैं? पहली प्रतिक्रिया राजेश जी। धन्यवाद संजीव। देखिए, जिस दिन पहलगाम में ये हुआ था और पर्यटकों को, निर्दोष और मासूम पर्यटकों को जिस तरह से धर्म के आधार पर निशाने पर लिया गया, ये बात उसी दिन स्पष्ट हो गई थी कि पाकिस्तान ने अब एक अभी तक जो है वो कश्मीर और कश्मीर के नाम पर आतंकवाद फैलाने का काम किया था। अब उसने अपनी कमजोरी को समझते हुए धर्म को एक औजार के रूप में, एक हथियार के रूप में स्वीकार करने का काम किया है, और धर्म के आधार पर उसने पर्यटकों की हत्या की, ताकि वो इस्लाम, क्योंकि उसको बड़े मुल्क तो सपोर्ट अब कर नहीं रहे हैं, तो उसने जो है ये इसलिए कि मजहब के आधार पर, जैसे कि हमने देखा कि ग्रीस है तो या टर्की है या बांग्लादेश है, या और भी मलेशिया ने भी एक बयान दिया है। तो अभी
वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। और अब ये केवल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, अब मुझे लगता है कि इस बार भारत सरकार और पूरा हिंदुस्तान इस बात को अब स्वीकार कर रहा है कि हर बार पाकिस्तान को इस तरह से हम छोड़ देते हैं, अब आखिर कब तक उनको बख्शा जाएगा, कब तक हमको उनके ऊपर हम दया करते रहेंगे, क्योंकि उसके आचरण में, उसके व्यवहार में, उसके में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ना ही वो अपने पास्ट से सबक ले रहा है, जिसमें उसके टुकड़े दो हो गए हैं। अब देखिए ना कि चारों तरफ पीछे से अफगानिस्तान उसके खिलाफ है, वो सीमा पर तनाव है, इधर बलूचिस्तान उसके अंदर से तनाव है, इधर पश्चिम की सीमाओं पर तनाव है, इधर हमारे भारत से अगर देखें तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर, इन सीमाओं पर जो है, तो क्या एक पाकिस्तान जो एक नकली मुल्क है, पाकिस्तान तो वैसे ही बिखरा हुआ है, क्या वो इस तरह का मुकाबला कर पाएगा? दूसरी तरफ अब हमारे साथ एक वैश्विक सहानुभूति है, हमारे साथ आतंकवाद से लड़ने का हौसला है, हमारी सेनाओं की क्षमता और जांबाजी, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, उस पर हमें कोई संदेह नहीं है। और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि अब ये केवल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है संजीव, ये थोड़ा लंबा चले। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कुछ नाम गिनाए देशों के, अभी हमने ये भी पाया है जो हमने किया है और ये हमें करना था। हमें सभी को, पूरे देशवासियों को इंतजार था और दुनिया भी कहीं जो आतंकवाद से अब कहती है कि इसको खत्म करना चाहिए, तो एक अच्छा कदम है। चीन का एक जो चीनी विदेश मंत्रालय का जो एक प्रवक्ता का वक्तव्य है, वो इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। आप सोचिए, जो हमेशा हम चीन भी हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वो बाज नहीं आता है, तो इस पे भी एक प्रतिक्रिया की वो कह रहा है ये एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई बता रहा है वो इसको। इस पे एक प्रतिक्रिया। देखिए, आपको चीन के बारे में अगर कोई चीज समझनी है तो थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। एक तो हम चीन से, हमारे एक जंग 1962 में हो चुकी है और अनफॉर्चुनेट था कि उसमें हम थोड़ा सा कमजोर पड़े थे, लेकिन उसके बाद हमने डोकलाम में जब हुआ तो चीन को बराबर आंखों में आंखें डालकर उसका उत्तर दिया था। तो चीन हमारा एक, चूंकि वो पाकिस्तान का स्थायी समर्थक है, तो हम चीन से तो कभी दोस्ती की उम्मीद कर ही नहीं सकते, एक चीज। दूसरी चीज, अतीत की एक बात यह है कि हम ये कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके जो है, वो पाकिस्तान ने उस पर जो कब्जा किया हुआ है वो खाली करे, क्योंकि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और हमारी संसद में उसके लिए सीटें सुरक्षित रहती हैं कि जब भी वहां हमारे पास आएगा और वहां चुनाव होंगे तो हम पाकिस्तान जो कश्मीर है वहां भी चुनाव कराएंगे और हमारे सांसद और विधायक वहां से चुने जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने 60 के दशक में, आपको याद होगा कि एक पैंतरा चला था जिसमें उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर का कुछ हिस्सा, गिलगिट बाल्टिस्तान से जो वाला जो इलाका है, वो चीन को एक तोहफे में दे दिया था। अब वो चीन का हिस्सा है। अब जब चीन का हिस्सा है और हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, तो फिर ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्या चीन यूं ही उस पीओके का जो वो हिस्सा उसके पास है वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। आप देखिए, चीन एक ऐसा मुल्क है जो, जिसके पास इतनी बड़ी जमीन है, लेकिन फिर भी वो जमीन हथियाने के लिए उसका अरसे तक अपने पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद चलता रहा है और अभी भी चल रहा है। वो मतलब जमीन के मामले में वो पुराने किस्म के जमींदारों की तरह व्यवहार कर रहा है। तो उसका जो जो रवैया है वो है कि वो उसका, अगर वो समर्थन नहीं करता पाकिस्तान का, तो फिर वो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका उसको छोड़ने का, अगर वो हमको समर्थन करेगा तो फिर उसको इस मामले में भी ध्यान देना पड़ेगा। कल के रोज हम कहेंगे कि भाई चीन साहब, आप जो है आपके पास भी पीओके का इलाका है, वो खाली करिए। तो उसको, उसके साथ उसके समर्थन की हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि फिलहाल चीन काफी समय तक दम साधे रहेगा, कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि चीन को मालूम है कि अगर चीन कूदा इस युद्ध में और पाकिस्तान को समर्थन दिया, तो हमारे समर्थन में इस समय बाकी जो संसार है, विश्व है, उसके बड़े देश भी हमारे
पक्ष में आ सकते हैं। देखिए, जर्मनी और फ्रांस ने तो साफ बोल दिया है, यूरोप के देशों ने बोल दिया है, यूके हमारे उसमें आएगा। रूस, जबकि यूरोप के नाटो देश और रूस में तनातनी चल रही है, लेकिन रूस हमारे साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका हमारे साथ काफी हद तक खड़ा हुआ है। और अगर चीन ने पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया है, खुला समर्थन से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई फौजी समर्थन दिया तो फिर ये देश हमको समर्थन करेंगे, ये आप मान के चलिए, क्योंकि चीन को एक अनंत काल तक लंबी छूट तो वो नहीं दे सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रईस, 1948 पाकिस्तान एक उसने मुंह की खाई थी। 1965, 1971, फिर 1999 कारगिल में भी हमने देख लिया। ये चीजें आप लगातार आज आप जो हमने करके दिया है आपको, हम देखिए वो सैन्य ठिकानों तक हमारे जांबाज जो वायुसेना के अफसर हैं पहुंच गए थे, उन्होंने वहां उसको बख्शा। सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के जो लॉन्च पैड्स हैं उनको सिर्फ उड़ाया गया। सबक नहीं लेना चाहिए, अब आप उसको चेतना चाहिए। जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही, क्या आपको कदम दिखता है? क्या वो बाज की, वो क्या कहते हैं ना कि नहीं आएगी बाज, वो एक थोड़ी खराब सी देखिए, कहावत है कि पूछ जो होती है वो कितनी आप उंगली में डालिए वो तिरछी निकलती, वैसी स्थिति है, एक वो नहीं पाएगी। हमारे यहाँ एक कहावत है संजीव के, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम। यानी एक मूर्ख आदमी कभी सुधर नहीं सकता, चाहे उसको ब्रह्मा के समान गुरु भी मिल जाए। तो 1948 से आपने जिक्र किया, अरे एक ऐसा मूर्ख देश, नकली देश, पागलपन की हद तक, मतलब जैसे अक्ल के साथ दुश्मनी है उसकी। अभी देखो कि पहलगाम में ये घटना घटी, और पहलगाम उसके बाद उनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने तो आतंकवाद को पाला पोसा है, जैसे कोई बहुत बड़ी अच्छी बात कर रहे हो। वो गर्व किसके साथ कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ ट्रेनिंग कैंप चले हैं, हमने 30 साल, दशकों तक हमने आतंकवादियों को प्रश्रय दिया है। उससे पहले आप देखिए कि बिलावल भुट्टो कौन सी भाषा में बात कर रहे थे, वहां के खून बहेगा नदियों में। फिर वो भी कहते हैं कि जो है आतंकवादियों को संरक्षण दिया, हमारे यहाँ कैंप चले हैं। उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने ये बोला था कि हमारे यहाँ कैंप चलते रहे हैं और हमारे ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, हमने जो है ये गलत कदम उठा लिया है, अब हम उसका खामियाजा उठा रहे हैं। आप देखो इमरान खान जो जेल में हैं इन दिनों, इमरान खान ने तो वॉशिंगटन में अमेरिका की पीस इंस्टीट्यूट में, शांति संस्थान में एक भाषण देते हुए कहा था कि हाँ पाकिस्तान ने से गलती हुई है, ब्लंडर हुई है कि उसने लंबे समय तक आतंकवाद को समर्थन दिया है। ओसामा बिन लादेन वहां मारा गया है, तो अब इससे बाद प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसके बाद तो किसी प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। तो अब मुझे जो रहस्यमय लगता है या मेरे दिमाग में जो उलझन आती है कि आप देखिए, जब एक मुल्क ये कह रहा है कि हाँ हम आतंकवादी पैदा किए, हमने उनको ट्रेनिंग दी, हमने उनको हथियार चलाना सिखाया, हमने बाहर से मिले हथियार उनको दिए, तो भी सारा संसार उसका सामाजिक बहिष्कार क्यों नहीं करता? अभी भी इंटरनेशनल बिरादरी में देखिए, अभी परसों की बात है, परसों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, जिसका कि इन दिनों वो अस्थायी सदस्य है पाकिस्तान, बहुत गिड़गिड़ाया वहां पे। और वहां बैठक हुई, 15 देशों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें थे। उन्होंने पाकिस्तान से सवाल किया कि भाई आप एक तरफ जब स्वीकार कर रहे हो कि आप आतंकवाद को प्रश्रय देते हो, फिर आपने बैठक क्यों बुलवाई है? आपको ही कंडेम किया जाएगा इससे तो। लेकिन उसके बाद उनके जो राजदूत थे, इफ्तिकार साहब, वो क्या कह रहे हैं कि हमारा पर्पस सर्व हो गया, हम तो यही चाहते थे कि एक बार इस मसले पे चर्चा हो जाए। तो यानी जो मुल्क इतना अक्ल से पैदल हो, उसको आप क्या कहिएगा? मुझे नहीं बिल्कुल लगता कि पाकिस्तान ने अपने अतीत से सबक सीखने का कोई काम किया है। जी बिल्कुल, वो निश्चित तौर पर यही जो आप नहीं सबक सीखते, तो इसीलिए आप बार बार मुश्किलों में फंसते हैं और आप भारी मुश्किल में हैं, आप कंगाली की कगार पे। राय सर, मैं लौटूंगा भारत भारत का जो ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर, बड़ा एक रोमांचित और अंदर तक वो बड़ा वो कर रहा है। और हमने ये पाया है कि सेना अब तक जितने भी ऑपरेशंस करती रही है, ऐसा नाम कभी नहीं रहा। मैंने बहुत उसको टटोला, पीछे गया कि कोई मिले, लेकिन हम कभी ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन शौर्य तमाम चलते रहे। इस पे क्या कहिएगा? ये जो है, ये क्या देखते हैं इसमें? ये
है। निश्चित तौर पर वो हमारे पहलगाम में वो चुन चुन के मारा था, कहा गया था जाओ बता दो अपने आकाओं को, इस तरीके का उनका भाव था वो आतंकवादियों का। इस पे एक आपकी प्रतिक्रिया। मैंने आपको कहा ना कि ये पहली बार है कि इस तरह से, जब आपको बंबई में जो अटैक हुआ था, मुंबई में जो ताज होटल के उधर और उसके साथ धमाके हुए थे और जो हमला हुआ था, तो उसके बाद ये दूसरा नंबर है जबकि इतने बड़े स्तर पर सिविलियंस को मारा गया है, नागरिकों की हत्या की गई है, और मजहब के आधार पर। सबसे मैं जो खतरनाक अंदेशा देख रहा हूं कि इसका अगर विस्तार रूप होगा तो समूची मानवता के लिए बहुत ये एक तकलीफ दे त्रासदी होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये हमें एक प्रतीकात्मक उत्तर तो हमने दे ही दिया है कि हम भी प्रतिरोध या विरोध करना जानते हैं, और हम जब तक माफ कर रहे हैं तब तक माफ कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन तक आप देखिए ना कि पहले अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने जैसे एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक किया, 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उस समय क्या हुआ था कि हमने उन कैंप को निशाना बनाया, ठीक है, हमने, लेकिन वो जो पीओके में थे हम उससे आगे नहीं गए। इस बार अंतर है, ऑपरेशन सिंदूर में पीओके के अलावा हमने, जैसे कि आप देखिए कि इधर पंजाब में लाहौर के पास जो है, हम वहां गए, और भी 1-2 कस्बे हैं जहां पर हमने हमला किया। लाहौर से तो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर हमारा उनका कैंप चल रहा था और उस पर हमारा हमला हुआ है। तो हम जानते हैं भारत एक जिम्मेदार मुल्क है और भारत अपनी जिम्मेदारी भी समझता है। तो इस जिम्मेदारी को समझते हुए भारतीय सेनाओं ने कोई नागरिक हमले नहीं किए, और यहां तक कि हमने तो अभी कहा भी है उन भारतीय फौज की तरफ से कि हमने पाकिस्तान की फौज या मिलिट्री ठिकानों को कोई निशाना नहीं बनाया। अन्यथा जब हम इतने घुस करके अंदर तक जा सकते हैं तो पाकिस्तानी फौज के ठिकाने मिटाने में क्या लगता है, वो भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो ये एक बात है ऑपरेशन सिंदूर को लेके। मुझे इसकी कामयाबी में कोई शक नहीं है कि ये पूरा होगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा, और चूंकि अब तकनीक से भी लड़ा जाता है युद्ध आजकल, और आधुनिक तकनीक में जरूरी नहीं है कि जो हम अक्सर ये तुलना करते हैं कि इनके पास इतनी सेना है, इनके पास इतने पैटर्न टैंक हैं, इसके बाद इनके पास इतने हवाई जहाज हैं। आधुनिक तकनीक के जरिए भी बहुत सारी चीजें तय होती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ये चुनौती हो सकती है कि उस तकनीक का हम कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके पाकिस्तान को परास्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपने रईस सर गिनाया, आपने पाकिस्तानी हुक्मरानों के बारे में गिनाया कि वो नई सबक लेते हैं, और वहां तो पूरा जो कहीं कमांड है तो कमांड में तो सेना है। हमने वो सेना के जो प्रमुख है उनका बयान भी सबने देश ने देखा कि क्या बातें, 2 नेशन थ्योरी और क्या क्या वो बातें कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि एक तो ऑपरेशन से, तो दूसरा एक और बड़ा दिलचस्प सी बात लगी, आपने तो कई कवर किए हैं जो इस तरीके के दौर में, जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, या और भी पहले भी आपने कई ऐसे अवसरों पर किया होगा। आज हमने ये भी देखा कि जब हमारे विदेश सचिव आए वो पहली जानकारी देने, शुरुआती जो उसमें, तो हमारे यहाँ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये भी एक क्या संदेश उसमें, क्या किस तरीके से बड़ा एक वो गया। उन्होंने मजहब के आधार पर एक विध्वंस का संदेश दिया था पहलगाम में, और आज भारत की सेना में जिस तरह से सोफिया कुरैशी बेटी हमारी लेफ्टिनेंट कर्नल, उसने जानकारी दी, उससे ये सारी दुनिया में संदेश गया है कि भारत हमेशा से लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की वकालत करता रहा है और कर रहा है और करेगा। ये उसका एक रचनात्मक संदेश है कि भारत की सेना में शायद बहुत सारे भारत में ही लोगों को अंदाजा ना होगा कि हमारी सेना में इतने ऊंचे पदों पर महिलाएं काम कर रही हैं। दुनिया के तमाम देशों में आप देख लीजिए, बड़े बड़े विकसित देशों में आप देख लीजिए, महिलाओं को इस तरह से ऊंचे ओहदों पे नहीं रखा जाता, उनकी एंट्री नहीं होती, ये मानते हुए कि महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन भारत की सेना ऐसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका बड़ा अच्छा संदेश गया है, और ये पाकिस्तान में इस बात पर चर्चा हो रही है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया, हालांकि बहुत सारा बैन हो गया है हमारे यहाँ,
लेकिन जो मैं देख रहा हूं उसमें ये जान रहा हूं कि पाकिस्तान में पिछले 4-5 घंटों में इस बात की चर्चा हुई कि अरे भारत की फौज में महिलाएं भी हैं, इतने लेफ्टिनेंट कर्नल, विंग कमांडर जैसे पदों पर हैं, और वो भी मुस्लिम। आपको पता है, मतलब सोफिया के हस्बैंड भी मेजर हैं, वो भी जी हाँ। आर्मी में हैं। हाँ, तो हमारी फौज धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पर भेद नहीं करती। हमारी फौज भारत के हितों की रक्षा करना जानती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को इस बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सारा देश इसी इंतजार में और यही चाहता है, या तो आप अब मान लीजिए अपनी गलती। और हमने ये देखा है कि हम जो बातें, हमने कोई ऐसे ही दावे, ऐसे नहीं कि उनका जो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस है, आईएसपीआर, उसके डायरेक्टर आए थे, हमने उसको भी देखा है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस निकली थी, जो उसमें वो जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने कहा है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी और हम कुल जमा 25 मिनट में, एक 5 पे, मतलब बीती जो आज बुधवार का दिन है, मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात, हमने 20-25 मिनट में सारा कुछ कर दिया। तो ये जो संदेश के साथ में एक चीज ये भी निकली है राजेश जी, वहां पर जो हमारा मोस्ट वांटेड जैश ए मोहम्मद का चीफ, बहुत सारे हमारे यहाँ संसद पर हमला, आप तो उस दौर में वहीं होते थे, पुलवामा जो अटैक हुआ, कि वो उसने भी मसूद अजहर, अब ये सुना गया है कि ऑफिशियली ऐसी है, बीबीसी के थ्रू सूचना आई है, उर्दू सर्विसेज ने, उसने बताया है कि वो उसके बहुत सारे परिजन मारे गए हैं, उसके दाहिने बाहिने लोग, और उसने कहीं कहा है कि काश मैं भी मारा जाता। यानी आपको जब आपके लोग मारे थे तब समझ में आता है, उसकी बहन, उसके बहनोई, उनके बच्चे, उनके तमाम लोग मारे गए। इस पे एक प्रतिक्रिया। देखिए, ये इसका मैं अभी बहुत इसलिए पुष्टि नहीं मान सकता, या इसको बहुत ही पक्की सूत्र नहीं मान सकता, क्योंकि भारत की सेना ने किसी नागरिक को निशाना नहीं बनाया है। अपनी तरफ से उसने अपने मुल्क में सहानुभूति के लिए भले ही ये बात कही हो कि मेरे 10 लोग मारे परिवार के, इंडियन आर्मी ने सिविलियन इलाके को टारगेट किया ही नहीं है। सुभान अल्लाह अगर मस्जिद, सुभान अल्लाह अगर मस्जिद, वो, वही मैं अल्लाह कह रहा हूँ, जिसमें वो पाकिस्तान की अधिकांश आतंकवादी मस्जिदों में जो शिविर चल रहे हैं, वो शिविर जो है वो मस्जिदों के परिसर में चल रहे हैं। तो अगर वहां उसके परिवारजन हो, तो मुझे अभी क्योंकि कंफर्म सूचना नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तानी सेना ने अजहर मसूद को सुरक्षित स्थान पर, और हाफिज सईद को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था पहलगाम घटनाक्रम के तुरंत बाद। तो ये तो हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम उम्मीद करें कि इस बार जो है पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो आतंकवाद को समर्थन देना, उसको पालना पोसना स्थायी तौर पे बंद कर देगा। इतना कम से कम करना ही होगा, इतना तो हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आतंक जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, आज दुनिया के तमाम देश आतंकवाद को लेके अपना रहे हैं। और एक मुल्क है जो कहता है, क्या छाती ठोक के कहता है कि हाँ, हम आतंकवादियों को पालते पोसते हैं, तो फिर उसके प्रति रियायत क्यों होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। वहां ये भी है कि लश्कर तैयबा का एक कमांडर है, हाफिज अब्दुल मलिक, वो मारा गया है, निकला है, जो 100 के लगभग आतंकवादी खत्म हुए हैं, जो ये सीख रहे थे या करने वाले, जितने जो चीजें, इन सबके बीच में राजेश सर, आपने जैसे कहा कि सबक सिखाना चाहिए, क्या आगे स्वरूप दिखता है ये जो अभी चल रहा है, इसमें क्या कुछ हमको, क्या हम वैसे तो पूरी तरीके से तैयार भी हैं और अलर्ट भी हैं, हमने बहुत सारे घात प्रतिघात ये जो है देखे हैं, तो अभी और क्या अलर्टनेस आप? देखिए, अगर एक इससे जुड़ा हुआ एक विषय है जिसपे जो गीदड़ भभकी पाकिस्तान देता है, वो परमाणु बम की देता है। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम फेंका, उसके बाद से अमेरिका कितना बड़ा खलनायक बन गया था, ये समूची मानवता के खिलाफ माना गया था। भारत के पास परमाणु बम हैं, भारत के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है, लेकिन भारत ने हमेशा ये बात कही है कि हम शांति पूर्वक उसके शांति वाले के उद्देश्यों के लिए हम उस ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा का रचनात्मक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप देखो, पुलवामा हुआ तो, पहलगाम हुआ तो, उड़ी में जब हमला हुआ तो,
पठानकोट पे जब तनाव बढ़ा, तो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हमने परमाणु बम कोई सजाने के लिए नहीं रख छोड़े। जी अरे हाँ। मैं ये कहता हूं कि एक परमाणु बम आप फेंकोगे तो भारत ने अपने परमाणु बम काहे के लिए रखे हैं? कोई उसका अचार डालने के लिए रखे हैं क्या? एक बात। दूसरी चीज, परमाणु बम कोई शहर और उसकी सीमा पे नहीं होता। आप गिराएंगे, और इसकी क्या गारंटी है कि आपने अगर कश्मीर में गिराया, पंजाब में गिराया, या गुजरात में गिराया, या आपने राजस्थान में गिराया, तो आपकी अपनी आबादी उससे हर्ट नहीं होगी। और जो आबादी यहां मरेगी उनमें बहुसंख्यक भी होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, दोनों होंगे, तो आपके धर्म का मामला कहां गया फिर? तीसरी चीज, आपने उसके बाद की कल्पना की है कि जिस दिन आप परमाणु बम गिरा देंगे, उस दिन आप जंग बियाबान में, सुनसान में भटक रहे होंगे, अकेले रेगिस्तान में खड़े होंगे, आपके साथ तो आपको पानी पिलाने वाला कोई देश नहीं होगा। परमाणु बम का जो है, वो परमाणु बम का इस्तेमाल करना जो अपने आप को आइसोलेट करने का, अपने आप को अकेला करने का एक न्योता देना है। परमाणु बम इस्तेमाल करके ना तो वो चीन का समर्थन हासिल कर पाएगा, ना वो किसी अन्य देश का समर्थन हासिल कर पाएगा। परमाणु बम की धमकी वो बड़े ही ऐसे देते हैं कि जैसे कि कोई बहुत, मेरे पास भी एक चाकू रखी है, चला दूंगा। ये गाल बजाने वाला है। कभी इस्तेमाल, जिस दिन इस्तेमाल करेंगे उस दिन ये मर जाएंगे। यानी ये परमाणु बम का असर भले ही भारत के ऊपर हो, लेकिन उसका असली मौत तो पाकिस्तान की होगी। आप देख लीजिएगा, अभी जिसे अभी क्या कभी नहीं यूज करेंगे वो। अभी क्या वो कम मरा हुआ है? उसके जो हालात हैं, उसकी जो स्थितियां हैं, वो स्थिति जिस जगह पर खड़ा हुआ है, तो वहां क्या है? राय सर, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, इसमें अब आप क्या देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? क्या कुछ अब संभावना है? जैसे मैंने कहा, कुछ है जो जिन मुल्कों के अपने हित जुड़े हुए हैं, उसमें चीन भी शामिल है, लेकिन ओवरऑल हम पूरे दुनिया के निगाह नजर से देखें, हमने बहुत संयमित तरीके से, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर अपना एक पहला वार किया है, और हम कहां तक जा सकते हैं, कितनी हम में ताकत है, छुपी हुई नहीं है। दुनिया जानती है कि भारत आज बहुत शक्तिशाली मुल्क है, सैन्य क्षमता, उसकी सैन्य शक्ति, तमाम सब देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या अब आप पा रहे हैं, देख रहे हैं, क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, पहले तो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों और उसके इरादों को नेस्तनाबूद करना भारत की पहली प्राथमिकता है। दूसरी बात, दुनिया को बताना होगा कि भारत, पाकिस्तान में भले ही अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, लेकिन भारत में उनको पूरी सुरक्षा है, और उनका पूरा विश्वास भारत की लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष छवि में है। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या स्वरूप होगा। देखिए, इस समय करीब करीब 80 से 90% आबादी या देश भारत के साथ हैं, क्योंकि कोई भी धर्म के आधार पर आतंकवाद का सामना क्यों करे, मानवता के खिलाफ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले तो भारत सबसे पहले पाकिस्तान से उस आधार पर निपटेगा। और दूसरी बात, फिर उसके बाद कश्मीर का मामला है, जो कश्मीर उसने कब्जा किया हुआ है, और वो 1947-48 से जो हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है, उस समस्या से निजात पानी होगी। लेकिन ये आसान नहीं है, मैं ये आपको बता देता हूं। क्योंकि जिस दिन आपने देखा कि जैसे बांग्लादेश को आजादी मिली, और बांग्लादेश के बाद जिस तरह से जो उसने बिहेव किया, और आतंकवादी हमारे यहाँ खालिस्तानी आंदोलन को संरक्षण दिया, सिख उग्रवाद को संरक्षण दिया, पैदा किया, तो ये उसका ही किया हुआ है। तो अब अगर पीओके हमने ले लिया, तो पीओके लेने के बाद क्या होगा? एक साथ कई कदम उसमें हो सकते हैं कि अगर हमने पीओके ले लिया, तो देखिए फिर बलूचिस्तान भी नहीं रुक पाएगा उनके साथ। बलूचिस्तान वैसे भी स्वतंत्र देश था, मैंने शायद बताया आपको पिछली किसी इंटरव्यू में कि नहीं। बलूचिस्तान भारत में जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बांटा, भारत को, तो वो जो बटा है इलाका, उसमें बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं था। बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश था, कलात संसद थी, भुगती वहां पर नेता थे, प्राइम मिनिस्टर जो वहां के राजा कह लीजिए, जो भी कुछ कह लीजिए, उनकी अंग्रेजों के साथ संधि थी कि वो उनकी स्वतंत्र विदेश और रक्षा नीति का जो संचालन है वो अंग्रेज करते थे।
तो ये तो पाकिस्तान में कभी शामिल था ही नहीं, और तभी से वो जो है पाकिस्तान से अलग होने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर हमने पीओके ले लिया तो उनके हौसले बढ़ेंगे और पाकिस्तान को बलूचिस्तान संभाल के रखना मुश्किल हो जाएगा। फिर ठीक इसी तरह से बड़ी लंबी सीमा तालिबान के साथ यानी अफगानिस्तान के साथ वो शेयर करते हैं पाकिस्तान, और उस सीमा पर उनका विवाद चल रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो उस सीमा पर तालिबान की सीमा पर तालिबान का हौसला बढ़ेगा, तो पाकिस्तान का आकार और सिकुड़ जाएगा। ये मैं ये देख रहा हूं आने वाले दिनों में कि अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ी मूर्खतापूर्ण जो पाकिस्तान बात करता है कि तालिबान को भारत सपोर्ट कर रहा है। अरे भारत ने तो तालिबान को मान्यता तक नहीं दी आज तक, क्या बात कर रहे हैं? हैं? बहुत कुछ उलझुल मानवीय आधार पर हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, हम वहां स्कूल बना रहे थे, अस्पताल बना रहे थे, हम कुछ इस तरह के काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमने तालिबानों को मान्यता नहीं दी है। तो जिसको हमने मान्यता नहीं दी, हम उसको समर्थन कैसे दे सकते हैं, फौजी समर्थन? और पाकिस्तान क्रॉस करके जाना पड़ेगा। आप सोचिए ना कहां से आप एयर स्पेस बंद किया हुआ है। हमारे लिए अफगानिस्तान इतना लाड़ला नहीं है, बलूचिस्तान इतना लाड़ला नहीं है। हाँ, संदर्भ के तौर पर बता देता हूं आपको, जब 1971 का युद्ध हुआ था तो उसी बलूचिस्तान में भुट्टो जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे, जियाउल हक के नारे जिंदाबाद के नहीं लगे थे, याहिया खां के जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे। उस समय वहां बलूचिस्तान में नारे लगे थे, जुलूस निकले थे, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, जनरल मानेकशॉ जिंदाबाद, और हमको भी मुक्ति दिलाइए। ये खबरें हैं, मैं मतलब तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। तो अगर आप जो पूछ रहे हैं कि आने वाले दिनों का स्वरूप क्या हो सकता है अगर ये जंग लंबी चली, तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि अपने आकार से आधे से भी कम रह जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं राजेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो नहीं जो इतिहास से सबक सीखते हैं, नहीं वो जो स्थितियां होती हैं जो आपके सामने, उससे नहीं आप अपने आप को अपडेट होते, नहीं सुधरते, तो फिर खामियाजा तो बहुत सारा भुगतना पड़ सकता है। आपने जो ये पूरा का पूरा बिल्कुल आरंभिक है, अभी तो कुछ ही घंटे हुए हैं, तो कुछ घंटे बाद हम अब आपसे वाबस्ता मिले हुए हैं, आपके साथ बैठे हैं, और हम यही चाह रहे थे कि हमारे दर्शकों तक जाए कि क्या क्या चीजें, किस किस तरह के रिप्रिकेशन हो सकते हैं। तो आपने उसको बहुत स्पष्ट तौर पे हमारे दर्शकों को बताया, समझाया, और जो ऑपरेशन सिंदूर देश भर में कहीं ना कहीं उसको लेकर भी एक भाव है कि ये बहुत सुंदर तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया, और साथ में जो हमारी बिटियाओं को आगे किया, तो पूरा आपने एक तफसील से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत और शुक्रिया, बहुत बहुत संजीव आभार। मैं एक आगे बात भी मैं आपसे कभी भी इस और मसले पर इससे जुड़ा होगा तो बिल्कुल करता लेता रहूंगा। आप करिए, प्लीज बोलिएगा, बोलिएगा। एक मिनट की मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, जंग जब होती है, हमने 71 में भी देखा और उसके बाद भी देखा, कारगिल में भी देखा, एक प्रोपेगेंडा वार भी होता है जिसमें दो मतलब जंग करने वाला मुल्क, और पाकिस्तान तो प्रोपेगेंडा वार में बहुत आगे है, तो वो बार बार ये कहेगा कि हमने भारत के इतने हवाई लड़ाकू विमान गिरा दिए, हमने इतने लोगों को बंदी बना लिया, ये कर लिया। इस तरह की कथाओं पर यकीन मत करिए, कभी मत करिए। ये प्रोपेगेंडा की प्रोपेगेंडा होता है जो युद्ध के दरमियान मनोवैज्ञानिक तौर पर सामने वाले को परास्त करने के लिए चलाया जाता है। तो पाकिस्तान ऐसा करेगा क्योंकि वो वास्तविक स्थिति में ऐसी है नहीं, इतना ताकतवर इतना है नहीं कि वो कर पाए। तो वो प्रोपेगेंडा, अब जैसे कल उसने बताया कि कोई जो उसने एक आज सुबह से भी वो अपने मुल्क में कर रहा है कि 6 हमने गिरा दिए, इतने हमने बंदी बना लिए, चौकी पे मैंने कहा कब्जा। ना आपको, ये महारत है, हर जंग में होता है। तो जो भारत की सेना कह रही है, मेरा सभी दर्शकों से और सभी उन लोगों से अपील है जो इस बारे में जानकारी पाना चाहते हैं कि जो भारतीय सेना, भारत सरकार, या जो भारतीय रक्षा विभाग या मंत्रालय या स्पोक्स पर्सन जो कहते हैं, उसी पर भरोसा करें, अन्य सूत्रों पर कोई भरोसा ना करें, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा वार का शिकार हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मसूद अजहर वाला जो बात आपने कही थी, परिवार वाली, वो भी उसी के अंदर है। जी हो सकता है, मैंने सिर्फ ये कहा, अपुष्ट ऐसी सूचनाएं इस तरीके आ रहा, ये मैंने बीबीसी उर्दू सर्विस को कोट किया था, उनकी तरफ से कहीं निकल के देखी गई थी, और वो चल रहा है, तो हमने कहा इस पे भी एक जिक्र किया। और हम तो यही है कि जो भारत का टारगेट कोई नहीं है, उसका टारगेट एक और सिर्फ एक है कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना, और ये दुनिया भी चाहती है, तो वो उसमें लगा है। और हम अपनी सेना जो है उसको
सैल्यूट करेंगे कि बहुत शानदार कर रही है और उसके साथ खड़ा है पूरा मुल्क। राजेश जी, पुनः आपका धन्यवाद, पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये थे राजेश बादल साहब, जो मैंने जैसे कहा कि अब तक की जो स्थितियां हैं, हालात हैं, आधी रात को मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात जो एक हमला बोला गया है, और हमला आतंकवादी जो लॉन्च पैड्स हैं उसको निशाना बनाया गया है। सबक के तौर पर पाकिस्तान को लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अभी नहीं और इतनी जल्दी सुधर भी नहीं सकता। वो जैसा राजेश जी ने कहा कि नहीं सुधरे तो फिर और सिकुड़ जाएगा। पूरी आपने चर्चा सुनी। चर्चा को लेकर आपकी अपनी जो राय हो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा। अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4PM। धन्यवाद, नमस्कार।